organ pipe is a simplest musical instrument in which sound is produced by setting an air column to get different mode of vibrations. आपने देखा होगा बांसुरी होती है ना, उसमें दो तरीके की बांसुरी होती है और दूसरी वाली, दोनों बांसुरी बजाने वाली होती हैं। यदि बांसुरी अच्छे बांस की बनी हुई है तो आप उसे चक कैसे बजा सकते हैं? चाहो तो सारंगी बनाकर, जो है डंडा फेर के, दोनों में काम करती है, दोनों बजती है वो अच्छी खासी। तो सुनो, यहाँ समझ भी बजाऊँ तो हमारे पास जो ऑर्गन पाइप है बेटा दो टाइप का होगा, एक तो है ओपन एंड और एक है हमारा क्लोज एंड। क्लोज एंड का मतलब है एक एंड ओपन है और एक एंड, दोनों एंड यदि क्लोज कर दोगे फूंक कहां से मारोगे? तो बांसुरी बजेगी ही नहीं, है ना। तो कितने एंड ओपन होंगे? कम से कम एक, है ना। तो ये है, या दोनों होंगे। तो व्हेन बोथ एंड्स, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, चलो लिखो यार, तुम्हें लिख रही है, लिखो ऑर्गन पाइप आर ऑफ टू टाइप्स। ऑर्गन पाइप आर ऑफ टू टाइप, बहुत जल्दी रहती है। ऑर्गन पाइप आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ब्रैकेट में कीजिएगा बोथ एंड्स आर ओपन, एंड सेकेंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये है हमारे पास ये सही है, थोड़ा छोटा, यह अब आ गया। ये है हमारे पास ऑर्गन पाइप, यानी पाइप है जो ब्लैक लाइन से दिखा रखा है, ये पाइप है, खोखला पाइप, ठीक। और जब हम यहां से फूंक मारते हैं तो क्या होती है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? और यदि आप बांसुरी बजा रहे हैं तो उसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर छोटे छोटे छेद दिए होते हैं, जिनको आप सेट करते हो और आवाज आती है सारे गामा पा धा नी सा, है ना। तो उसी के बेस पर हम क्या डेवलप करते हैं? म्यूजिकल साउंड्स। क्या डेवलप करते हैं? म्यूजिकल साउंड। अभी हम म्यूजिकल साउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब ये दोनों ऑर्गन पाइप यदि ओपन है तो याद रखना है, एट द ओपन साइड हमेशा क्या फॉर्मेशन होगा? एंटी नोड। क्या बनेगा? एंटी नोड। तो यदि ये ओपन है और ये भी ओपन है तो बीच में क्या बनेगा? नोड। क्या बनेगा? तो यानी कि जो भी हमारे पास, इसे कहते हैं हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, वही है सेम, बस ये याद रखना है। क्लोज पाइप होगा तो क्लोज्ड एंड पर बनेगा नोड और ओपन एंड पर बनेगा एंटी नोड, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ये पहला ध्यान रखें, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, एक दो एंटी नोड है और एक नोड है। क्या है हमारा? तो इसे नाम दिया बेटा मैंने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। मैंने की हल्के से फूंक मारी तो क्या बना? एक नोड और दो, थोड़ी तेज और फूंक मारी तो क्या बने? दो नोड और तीन एंटी नोड। और हाँ, मुझे मालूम है बेटा, ऐसे कर मत, क्या कर, योगी की सरकार चल रही है, पकड़ के जेल में डाल देगी। कहेगा सीटी बजा रहा था ये। सुनो, सुनवाई भी नहीं होने की है। फर्स्ट मोड ऑफ, तुम क्या सोच रहे हो जो आज की डेट में नई जनसंख्या घूम रही है, गंजी, जानबूझ के गंजी हो गई है, उनमें मार इतनी पड़ी है कि उन्होंने बाल रखना ही छोड़ दिए, ठीक है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ, इसे क्या बोलेंगे? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। और जो यहां फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी, जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो यहां जो फ्रीक्वेंसी है उसे बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? नोट नहीं, फंडामेंटल नोट कहां लगेगी? जहां धागा होगा। अरे रस्सी के अंदर ही तो गांठ लगाओगे, ठीक। इस बार हवा में थोड़ी ना मान दोगे, तो यहां पर क्या आएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ
यहां ओवरटोन नहीं होगा, यहां ओवरटोन नहीं है। टोन कहां पर आएगी? रस्सी के अंदर नहीं आएगी। यहां पर एक मिनट, फंडामेंटल नोट आती नहीं है, चेक ना कर लूँ मैं, एक मिनट। मैं भूल गया तो क्या हो गया? कहाँ था भाई? अब यार कहाँ थे हम? रुक जा यार, एक तो पेज पता नहीं कौन सा खुला रहता है। हाँ ठीक है, ओवरटोन तो आती है, नोट नहीं आती है ना। फर्स्ट हार्मोनिक, ये नहीं याद करना जरूरी है ना, ये फंडामेंटल नोट नहीं है। फंडामेंटल नोट को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। ठीक, फर्स्ट हार्मोनिक है, यहां क्या आएगी बोलो? फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। हम भी तो एक साल बाद ही पढ़ा रहे हैं, कौन सा रोज रोज पढ़ा रहे हैं, सर स्लिप हो जाती है कभी कभी दिमाग से। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहेगी बोलो? शाबाश। यहां पर सेकंड सीफा जब सही हो तभी बोलें। हाँ बोलो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं, तुम बोलोगे मैं यही लिख दूंगा। ठीक, तो ये आ गया। थक गया यार। अरे छाप लो थोड़ी देर, रुक जाओ भी, कहाँ जा रहा? खत्म करूंगा इसे मैं भी। हाँ जी बोलो, इसमें किसकी स्पीड लेंगे? साउंड की। क्यों? क्योंकि साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी वेव जनरेट हो रही है, और साउंड वेव की स्पीड क्या होती है? गामा पी अपॉन रो। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन। अब है कैलकुलेशन, सुनो यहां पर कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन नंबर फर्स्ट क्या है? मैं कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो बालक कितने बेकार है कि नहीं है? सबने छुट्टी कर ली, आधी क्लास गायब है आज है। और मैं जो है गोली खा के पढ़ा रहा हूं आपको, ये रखी हुई है, और वो भी दाढ़ में दर्द है। कितना भयानक होता होगा मान लो, समझ रहे हो? बोलना भी यहीं से है। नहीं लगाऊंगा, अभी लगाया नहीं। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन घर पे ही लगाऊंगा। तुम लोगों का भरोसा नहीं, पता चला मैंने तो लगाया पेट्रोल, तुमने कहा सर माचिस। V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। और V क्या होता है? मैं ये चाहता हूँ हंसते हंसते फिजिक्स सीख जाओ आप लोग, है ना। लेकिन उसका रेस्पॉन्स भी क्या करो, जब पेपर लेता हूं मैं तुम्हारे तो नंबर आते 5, 25, 40, मन करता है कूट दो। V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, V इज इक्वल टू, तो बेटा न्यू कितना हो जाएगा? शाबाश, V अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो एक समझा रहा हूं। हाँ जी बोलो, लैम्डा कैसे निकालेंगे? तो यहां पर दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ, मैंने कहा लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, लेंथ ऑफ ये पाइप कितनी है हमारी? L। L की वैल्यू किसके बराबर है? कितनी वेवलेंथ बन रही है? तू इधर को आ जा, एक आध उंगली तोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। क्या है ये? 4 और ये तो कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई 2। ठीक, तो कितना आ गया? L की वैल्यू बोलो, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा की वैल्यू 2L। तो यहां पर क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी बोलो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ, आप तो चाय भी नहीं लेके आया, मगर कल तारीफ क्या कर दी मैंने इसकी। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलो, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L। अरे बेटा आया ना? अरे लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 2L, तो 1 अपॉन 2L
स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी अपॉन, याद हो गया। इसमें बोलो ये तो मान लो न्यू वन है, क्या है हमारी न्यू वन, न्यू टू सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, शाबाश। एल की वैल्यू, एल तो कांस्टेंट ही है, कितनी लैम्डा है, लैम्डा बाई 4, शाबाश, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। अरे एक एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है, लैम्डा बाई 4। कितने लैम्डा बाई 4 है, तो कितने हो गए, यानी कि लैम्डा, तो यहां पर आ जाएगा कितना, ये आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। कितना तेज खींच लो उतना ही हो पाएगा, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, ठीक। तीसरे की बताओ, मैं डायरेक्ट कर दूं, 3 अपॉन 2l स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी अपॉन, तो न्यू पी, पीएथ हार्मोनिक्स, पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ गामा पीएथ, पीपी हो गया, नहीं नहीं पीपी मत करो, इसे कर लो एनएथ, एनएथ, अरे वहां पे गामा पी आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा एन अपॉन 2l स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी अपॉन, तो न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 का रेशियो 1:2:3, all even and odd harmonics are present by the superposition of two waves slightly different in frequency, ऑफ काट दीजिएगा, slightly different in frequency, slightly different in frequency, moving in same direction with same speed, we observe phenomena of beats, बीट्स का मतलब है स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कभी भी फ्रीक्वेंसी में यदि चेंज आ रहा है तो इसका मतलब वो बीट्स है। आपको हमेशा क्वेश्चन में कभी भी देखना है कि क्वेश्चन बीट से है कि नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, तो देखो बेटा समझो जरा ध्यान से, बिल्कुल आसान टॉपिक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, हमने मान लिया लेट वी हैव अ 2 waves of displacement क्या क्या है, y1 इज इक्वल टू a, अलग अलग रखा है, एक ही रखा है, उससे देख लेते हैं, a, ठीक है, a साइन, मतलब जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में आते हैं उसी को लेके चल रहे हैं ना, खाम खाम, a साइन 2 पाई न्यू 1 t, पहली क्या हमारी मीन्स ओमेगा 1 t, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू, ठीक है, और न्यू क्या है, डिफरेंट है, y2 इज इक्वल टू ऑफ सेम एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई न्यू 2 इंटू टी, ठीक है। एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैं ये डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं जिससे कि इसके बेस पर भी क्वेश्चन आ जाए तो कर लें आप, है ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे, y1 प्लस y2, दिस कैन बी रिटन एज a ब्रैकेट साइन 2 पाई न्यू 1 t प्लस साइन, ये तो कॉमन आ गया, 2 पाई न्यू 2 t, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें हम किसका लगा सकते हैं, साइन c प्लस साइन d, तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस dy2 इंटू कॉस c माइनस, सही है, कहाँ मैथमेटिक्स वाला है कोई यहाँ पे, हाँ, साइन c प्लस साइन d का, साइन c प्लस साइन d क्या होगा फार्मूला बोलो, हाँ जी, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 और इंटू
कॉस, बेटा ये याद रखा करो, c माइनस डी अपॉन 2, मजाक थोड़ी ना। चलो अब डायरेक्ट ही बता दें इसे, तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो भी आए कर लोगे, देख चलो मैं कर दे रहा हूँ, 2 मिनट में लगेंगे। हाँ जी, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये c मान लिया और ये d, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू a ब्रैकेट 2 साइन 2 पाई न्यू 1 c न्यू 1 t प्लस 2 पाई न्यू 2 t अपॉन 2 इंटू कॉस 2 पाई t कॉमन ले लूँ मैं, न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 हो जाएगा बेटे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ऑन सॉल्विंग y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a साइन 2 पाई, कोई तो है भाई साहब, उसके आती है वोल्टेज कम हो जाती है, हाँ पता नहीं कौन है, न्यू 1 सो बढ़िया वोल्टेज आ रही थी, बढ़िया ही चल रहा था। नहा दो क्या आया करो, कितनी बार किया मैंने, बुरा मान जाते हैं हमारे यहाँ पे। ये कहाँ चला गया यार, 2 पाई टी, ये आ गया, ठीक। तो बेटे इस वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं मॉड, क्या बोलते हैं इसे, मॉड, और इसे कहते हैं हम एवरेज, क्या बोलेंगे इसे, एवरेज, ठीक है। तो यहां पर वेयर न्यू ऑफ मॉड, दिस इज न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2, और न्यू ऑफ एवरेज दैट इज न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2। और यदि हम इसकी कंपेयर करें तो t किस में है, t इसमें है, सही आ रहा है ना, 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2, एक मिनट इक्वेशन सही आई है ना, हाँ ठीक है, फिर ठीक है, जो भी आ रहा है। तो इसकी कंपेयर किससे कर लें हम, a साइन ओमेगा टी से, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2a, हाँ ये रहा, कॉस न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू 2 पाई टी, इस पूरे को एक ब्रैकेट में इंटू, जैसा हमने स्टेशनरी वेव की बनाई थी इक्वेशन, साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन ओमेगा टी का मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 पाई टी न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2, ये आ गया। अरे ठीक है, अरे सॉल्व किया, अरेंज कर लिया, पहले किसको लिख दिया, कॉस को, और फिर साइन को, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्या बन गया हमारे पास। तो वेयर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो क्या होगा बेटे, दैट इज a डैश मान लो, इज इक्वल टू पूरा वैल्यू 2a कॉस न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी, दिस इज द नेट एम्पलीट्यूड। क्या है हमारा, बीट्स में नेट एम्पलीट्यूड ये आएगा, 2a कॉस न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2, तो इसे बॉक्स में कर लीजिएगा। अरे सही है ना, करे अरेंज कर लिया, तो ये पूरा क्या हमारा एम्पलीट्यूड, और वो क्या हमारा फंक्शन साइन ओमेगा है, अच्छा 2 पाई, बहुत ठीक है, ध्यान नहीं रहता, 2 पाई टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में नेट एम्पलीट्यूड, और इसे बॉक्स में लिखिएगा, है ना। अब हमें क्या कंडीशन निकालनी है इसकी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो लिखिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हाँ जी बेटे। तो क्या है हमारे पास में, देखिए कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस कॉस के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिपेंडिंग ऑन कॉस, है ना। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और कॉस की मिनिमम वैल्यू होगी तो वही सेम रूल है। तो लिखिएगा फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मैक्सिमा, या ये मान लो फॉर मैक्सिमा, क्या होनी चाहिए बेटे कंडीशन, फॉर मैक्सिमा कि हमारे पास कॉस 2 पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू +1, किसके बराबर होगा, +1, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था +1 कब आता है हमारा ऑड मल्टीपल में, या यार पढ़ के बताना मेरे को भी,
ऑड में आएगा इवन में? इवन में आएगा। हाँ मैं सॉरी कहाँ तो वही डांट दिया मैंने, हाँ मैं ही गलत बोल गया, a+1 है ना। तो क्या आ जाएगा बेटे, ये हम लिख सकते हैं ऐसे cos 2πt, कोई बात नहीं अपनी बात है, बुरा नहीं मानेगा, ν1 माइनस ν2 इज इक्वल टू cos nπ। cos nπ दिस इज द जनरल फार्मूला। अरे nπ मीन्स पाई पर क्या होगा 1, फिर 2π पर 1, फिर 3π, तो यानी कि nπ है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बेटे इसमें, बोलो 2πt ν1 माइनस ν2 अपॉन 2 इज इक्वल टू nπ। अरे कॉस से कॉस कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 2 भी उड़ गया, तो क्या आया मेरे पास t इज इक्वल टू n अपॉन ν1 माइनस ν2, ν1 माइनस ν2। इसका मतलब सक्सेसिव मैक्सिमा कब मिलेगा, टाइम इंटरवल क्या होगा मेरा बताओ जरा। तो t1 पहला मैक्सिमा कब मिलेगा मुझे, एट टाइम 1 अपॉन t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन ν1 माइनस ν2, एट t2 की वैल्यू क्या होगी, कौन आ गया, 2 अपॉन ν1 माइनस ν2, तो tn की वैल्यू क्या हो जाएगी n अपॉन ν1 माइनस ν2। अरे सही है, ये आ गया। तो इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा दैट इज डेल्टा टी, कितना होगा बेटे 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। अरे 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 तो आएगा, 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। तो दिस इज द सक्सेसिव इंटरवल ऑफ सक्सेसिव टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा। नोट कीजिए इसे। अब यहां पर डायरेक्ट कर दो, सिमिलरली फॉर मिनिमा के लिए भी क्या आएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑड मल्टीपल। डायरेक्ट कर दो, पहले समझा चुके हैं, तो क्या आएगा बेटे सिमिलरली फॉर मिनिमा क्या आएगा हमारे पास cos 2πt ν1 माइनस ν2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पर देखो जरा cos की वेव फॉर्म पे मैक्सिमा कहां मिल रहा है, 0 पर, कहां मिल रहा है 0, ठीक है। तो अब देखो ये आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 2 से हम लिख सकते हैं ऐसे, t इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। दिस इज द टाइम इंटरवल फॉर मिनिमा। तो पहला मिनिमा कहां मिलेगा मुझे, n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 1 अपॉन ν1 माइनस, अरे n की वैल्यू क्या होगी यहां पर, n की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n। तो पहला मिनिमा कहां मिलेगा 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। t2 कहाँ मिलेगा 3 अपॉन, अरे n की वैल्यू 1, तो 3 अपॉन ν1 माइनस ν2। t3 कहाँ मिलेगा 5 अपॉन ν1 माइनस ν2। तो टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक मिनट, ये आएगा 2π, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होगा बेटे, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है ये, सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये आएगा, है ना। अरे पाई ऑड मल्टीपल है यार, सही है ना, ऑड और इवन, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो यह पार्ट 2 आएगा नीचे। अब बताइए दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना रहेगा, कहाँ पर, हाँ तो मेरे लाल इसमें गलत क्या है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर ले, 2 का डिवाइड कर ले, बात तो एक ही है, n पाई लिख दिया, कुछ भी लिख दे, सॉरी ना कर बीच में। ये टाइम इंटरवल कितना आ गया, वो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए भाई ऐसा कौन सा रटे पड़े हैं, मुझे नहीं रटना पड़ा, कुछ भी ध्यान रखना बेटे। टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल क्या है भाई, आएगा 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। अरे 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो वही रहेगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। तो इसका मतलब टाइम इंटरवल इज सेम फॉर बोथ सक्सेसिव मिनिमा एंड सक्सेसिव मैक्सिमा। कितना रहेगा टाइम इंटरवल, तो बस आपको इतना ही याद करना है। ये तो मैंने इसलिए कहा कि बाई चांस टिपिकल लेवल क्वेश्चन आता है कहीं पर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा, मैं ये मान के चल रहा हूं, वेव्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है,
मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपको। ये क्या कह रहे हो, सही कह रहे हो आप? हाँ जी, लिखो एंड हैंस, लिखो की पॉइंट लिखो, एंड हैंस it is clear, and hence it is clear for successive maxima and successive minima, and hence it is clear for successive minima and successive maxima, time interval will remains same, time interval will remains same। अब सुनो बेटे, इसका मतलब इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे ही मैंने नाम दे दिया टीबी। क्या दिया? बिकॉज बोथ द इक्वेशन हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और जब भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो किसका फिनोमिना आएगा? बीट का। तो इस वाले पूरे टाइम को मैं नाम दूंगा क्या? टी बीट। टाइम इंटरवल ऑफ बीट इज इक्वल टू 1/μ1 माइनस μ2, और टाइम रेसिप्रोकल टू द फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल टू द, तो इसे ही कह सकता हूं बेटे मैं 1/ν बीट, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या होगी? दैट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2। क्लियर होगी बात या नहीं है? बस ये 3 लाइनें आपको याद रखनी है, 2 लाइनें। एक तो टाइम इंटरवल फॉर सक्सेसिव मैक्सिमा एंड सक्सेसिव मिनिमा, दैट इज इक्वल टू 1/μ1 माइनस μ2, दैट इज सेम, ठीक। और न्यू बीट, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? μ1 माइनस μ2, दैट इज स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। नंबर फर्स्ट, हाँ जी, मतलब कैलकुलेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी। तो इसी भी कंटिन्यूशन में लिखिएगा, दिस कैन बी अचीव्ड, दिस कैन बी अचीव्ड, हाँ क्या था हमारा? नहीं, कैलकुलेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, दिस कैन बी अचीव्ड बाय नंबर फर्स्ट लोडिंग मेथड, लोडिंग, LOADING, लोडिंग मेथड। लोडिंग मेथड का मतलब क्या है? सुनो, लोडिंग मेथड का मतलब यह है कि जैसे पहला, सुनो बेटे, यहां पर लोडिंग मेथड, लोडिंग मेथड, जैसे मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क है। क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क, मीन्स चिमटा, यह है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक। और इस ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने रबर के पैड पर इस तरीके से डिस्टर्ब किया, और ये दोनों फॉर्क क्या करेंगी? हमारी वाइब्रेट करेंगी। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन फर्स्ट केस मीन्स नेचुरल केस कैसी रहेगी? दोनों की सेम, दोनों की सेम। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि डेंसिटी भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, और मतलब डेंसिटी का मतलब जो इसका मटेरियल है वो सेम है ना, साथ में थिकनेस और एरिया वगैरह क्या हमारा सब सेम है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस विल आल्सो सेम। अब हमने इसके ऊपर यहां से, अरे यार, यहां पर यही ट्यूनिंग फॉर्क लिया, और इस ट्यूनिंग फॉर्क पर मैंने इस पर हल्का सा टेप लगा दिया। ये टेपिंग कर दो, या इस पर वैक्स लगा दीजिए। क्या लगा दिया? वैक्स, मोम का थोड़ा सा टुकड़ा चिपका दिया। तो इसे या तो इसे कहेंगे टेपिंग, TAPING आएगा ना, या TAPPING, हाँ शाबाश, टेपिंग जैसे किया हमने। तो टेपिंग करने का मतलब है इसके ऊपर हमने लोडिंग कर दी। क्या कर दिया? कुछ चीज लोड कर दी। किस पर? एक साइड पर। अब जैसे ही मैंने फिर से इसको वाइब्रेट किया, तो एक साइड की फ्रीक्वेंसी तो नेचुरल होगी, और दूसरे साइड की फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो बेटा हमारी हो गई ν1, दैट इज नॉन फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हमारी? अननोन फ्रीक्वेंसी। इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस होगा वही क्या है? बीट। इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या है? डिफरेंस। तो यहीं पर आएगी न्यू बीट इज इक्वल टू ν1 प्लस ν2 प्लस, सॉरी, हाँ ठीक है, ν1 माइनस ν2,
न्यू 1 माइनस न्यू 2, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी दैट इज बीट्स, बीट फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, पहला हो गया तो नोट कर लो इसे, टेपिंग यही लोडिंग है। क्या है हमारा, क्या लिखवाया था, लोडिंग मेथड है ना। तो अटैच 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 some wax on one prong, 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 one prong, prong, इसे कहते हैं prongs, prong, prong, one prong of tuning fork, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लोडिंग मेथड, ठीक, लोडिंग मेथड। अब यहां पर सुनो ध्यान से, जो ये है बीट फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया बी। क्या नाम दिया मैंने, बी, बीट फ्रीक्वेंसी, बी। अब बी की जो अननोन फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नॉन, ओहो, ये कौन सी है, नॉन, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, अननोन। तो अननोन, अरे इसे बंद करके एक बार दोबारा चला दिया, इसे चल रहा है सही, अच्छा तो नहीं मत चला रहा है। नॉन फ्रीक्वेंसी न्यू 2 इज इक्वल टू न्यू 1, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले, प्लस माइनस बी, मीन्स अननोन फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज और अननोन फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज, दोनों हो सकती है। कि यदि हम, ठीक है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज और अननोन फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज, कब होगी वो बताएंगे, सिखाएंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस माइनस बी, न्यू 1 प्लस माइनस बी, न्यू 1 प्लस माइनस बी, ठीक है, केवल इतना याद रखना है। नेक्स्ट लिखिएगा बाय फाइलिंग मेथड। पहला वाला क्या था, लोडिंग मेथड, दूसरा क्या, फाइलिंग, FILING, फाइलिंग मीन्स घिस देना, फाइल कर देना, बाय फाइलिंग मेथड, बाय फाइलिंग मेथड। अब हमने क्या किया, इसको घिस दिया, उस केस में भी क्या रहेगी हमारी फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम ऑन फाइलिंग। एक साइड को मैंने घिस दिया तो एक साइड मोटी हो गई, एक साइड पतली हो गई, तो विद रेस्पेक्ट टू नेचुरल। दूसरी वाली को मैंने क्या किया, घिस दिया, तो फाइल करना, और टेप चिपका दी तो लोड कर देना, ठीक है। तो ऑन फाइलिंग न्यू 2 इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस माइनस बी, यानी कि फार्मूला विल रिमेन्स सेम, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो सिखाएंगे। हाँ, ये तो थे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। सेकंड लिखिएगा, अरे क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, रुक जाओ। सेकंड लिखिएगा, फॉर ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास तबला है, तो तबला बेहतरीन आवाज़ क्रिएट कर रहा था, आवाज़ क्रिएट करते करते क्या हो गया, या तो उसकी जो अपर सरफेस है वो ढीली पड़ जाए या उसकी रस्सियाँ ढीली पड़ जाएं, तो फिर क्या आएगी, आवाज़ खराब आने लगेगी। पहले तो बढ़िया आ रही थी, है ना, और आप उस ऑर्केस्ट्रा का आनंद ले, फिर भड़बड़ 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 ऐसे आने लगी। अरे ऐसा सही कर ले, ऐसे तो कहते हैं। तो ये ऐसे ढोलक बजा रहे हैं आप, तो ढोलक के यदि आपकी जो सरफेस है वो टाइट है, फुल टेंशन में है, तो आवाज़ अच्छी आएगी, और यदि वो ढीली पड़ जाए तो आवाज़ खराब हो जाएगी। तो यानी कि उसको ट्यून करने के लिए क्या करते हैं, आप उसको टाइट करते हैं या ढीला करते हैं हल्का सा, है ना। तो ये है, इसी तरीके से जो गिटार है, गिटार की रस्सियों को भी टाइट किया जाता है, वो ढीली पड़ जाती हैं। तो वही है हमारी ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लिखिएगा नेक्स्ट, फॉर प्रोड्यूसिंग कलरफुल इफेक्ट, फॉर प्रोड्यूसिंग कलरफुल इफेक्ट इन म्यूजिकल फाउंटेन्स। इन, मेरे पास ये है एक प्रोंग पत्ती मान लो, और इस पत्ती को मैं यहां से खींचकर और छोड़ दूं, तो इसमें वाइब्रेशंस होंगे। कौन सी वेव होगी, ट्रांसवर्स। कौन सी होगी, और यदि मैं इसमें ठोंक दूं ऐसे, तो लॉन्गिट्यूडनल। फोर्स इज टू बी अप्लाइड अलोंग द लेंथ, तो लॉन्गिट्यूडनल। फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो ट्रांसवर्स, ठीक है। अब ये मानो एक पत्ती ये है प्रोंग, किसका, ट्यूनिंग फॉर्क की, और दूसरी भी आइडेंटिकल है। दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को मैंने डिस्टर्ब किया, तो दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस होंगी। अब हमने क्या किया, इसे हल्का सा घिस दिया, एक पत्ती पतली कर दी और एक कैसी है, मोटी है ना। तो बताओ फ्रीक्वेंसी घटेगी बढ़ेगी, सोचना दिमाग से।
नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कब बढ़ रही है, जब मैंने इसे घिस दिया, ऑन फाइलिंग, ऑन फाइलिंग मैंने इसे घिस दिया। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स, कितनी बीट दे रहा, 4, विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 3, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नॉन फ्रीक्वेंसी, देखो नॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 310, न्यू वन, नॉन फ्रीक्वेंसी न्यू वन इज इक्वल टू 310 है ना, एंड बीट्स बी इज इक्वल टू 4, बी कितनी है हमारी 4। इसलिए क्या पूछा है, इट गिव द सेम नंबर ऑफ बीट्स, यानी कि बीट्स में कोई चेंज नहीं कर रहा, सेम नंबर ऑफ बीट्स है ऑन फाइलिंग, फाइलिंग, तो फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी। तो बेटा क्या आएगा फार्मूला, हमारे पास अननोन फ्रीक्वेंसी हो सकती है न्यू टू इज इक्वल टू न्यू वन प्लस माइनस बी, बी। अब अननोन फ्रीक्वेंसी या तो मैं लिख सकता हूं न्यू टू बराबर न्यू वन प्लस बी, या लिख सकते हैं न्यू टू बराबर न्यू वन माइनस बी। तो इसका मतलब इसका एक आंसर आ सकता है 310 प्लस 4 इज इक्वल टू 314, 314, और एक आंसर क्या आ सकता है 310 माइनस 4 इज इक्वल टू 306। बढ़ कहां से सकती है, हायर से या लोअर से, लोअर से, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर, खत्म। अरे नहीं आया समझ में भाई, फाइलिंग करने पर क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज कौन से लेवल से करेगी, लोअर से, तो इसका आंसर क्या है 306। ठीक, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। ये हो गया आइडिया क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट, बस यही आंसर, ठीक, लिखिए नेक्स्ट। जेई का क्वेश्चन है ये भी, अ ट्यूनिंग फॉर्क अरेंजमेंट, अ ट्यूनिंग फॉर्क अरेंजमेंट, ब्रैकेट में कीजिएगा पेयर, ट्यूनिंग फॉर्क अरेंजमेंट, ब्रैकेट में कीजिएगा पेयर, प्रोड्यूस 4 बीट्स with one fork of frequency 288 cycles per second, यानी कि हर्ट्स, 288 cycles per second CPS, ठीक है, फुल स्टॉप। a little wax placed on the unknown fork, a little wax placed on unknown fork, and then it produced 2 beats per second, and then it produced 2 beats per second. What is the frequency of unknown fork? What is the frequency of unknown fork? ठीक, अब कंपैरिजन कर लो, पहले बीट कितनी थी 4, अब कितनी हो रही है, अब कम हो रही है ना, कब हो रही है, जब हमने वैक्स चिपका दिया, जब हमने वैक्स चिपका दिया। तो इसका मतलब अननोन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए भाई, न्यू टू इज इक्वल टू न्यू वन प्लस माइनस बी, प्लस माइनस न्यू वन कितना है बेटे 288 है ना, और बीट कितनी है 4, बाद वाली बीट से तो खाली कंपेयर करनी है, बढ़ रही है कि घट रही है, कब बढ़ रही है, वो कब घट रही है, जब मैंने वैक्स लगा दिया। ठीक, तो क्या लगेगा फार्मूला, वो बताओ, प्लस आएगी कि माइनस, घटेगी कहां से, हायर से, कहां से, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एक आंसर तो हो सकता है इसका 292, और एक आंसर क्या हो सकता है 284। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां से तो घटेगी नहीं, घटेगी कहां से, अपर लेवल से, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर, खत्म। 292। अरे नहीं आया समझ में, ये ज्यादा ही टेक्निकल समझाऊं, आ गया ना, हाँ आसान तरीके से समझो। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, a fork of unknown frequency, a tuning fork of unknown frequency, a tuning fork of unknown frequency when sounded with one of frequency 288 hertz, with
1 of frequency 288 hertz gives 4 beats per second. Huh? A tuning fork of unknown frequency when sounded with 1 of frequency 288 hertz gives 4 beats per second. 4 beats per second, and when loaded with a piece of wax, and when loaded with a piece of wax, again gives 4 beats per second. No change, ठीक है, 4 beats per second. What was the unknown frequency? What was the unknown frequency? लोड करने पर क्या होगी? घटेगी. कहां से घटेगी? हायर से. आंसर क्या होगा? 292. खत्म. अरे नहीं आया समझा है? फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब बीट सेम है. बीट बढ़ी तो रही है, बीट सेम है या बीट घट रही है, लेकिन हमें क्या पता है, यदि हम उसे लोड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो कम कौन से लेवल से होगी? अपर से कि लोअर से? तो अपर वाला आंसर सही है. बस आंसर लिख लो 292. लिखना चाहो तो अपने शब्दों में लिख लेना कि सिंस ऑन वैक्सिंग usually the frequency will reduced. Usually the frequency will reduced and hence must be reduced from upper level. So the answer is 292. 292. अरे आसान है. चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक अलग टाइप का क्वेश्चन आप, ठीक है, फिर और कराते हैं. लिखिएगा नेक्स्ट टाइप 2 का क्वेश्चन. ये तो आगे समझ में नहीं आया, आसान है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है. खाना का बच्चे डरते हैं बीट, ओहो बीट्स ये तो आता ही नहीं, कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है. लिखिएगा ये क्वेश्चन भी बेटे कई बार पूछा गया, जेई में भी और नीट में भी, मतलब इस टाइप का जो मैं दे रहा हूं. अ सेट ऑफ 24 ट्यूनिंग फॉर्क्स, अ सेट ऑफ 24 tuning forks arranged, a set of 24 tuning forks arranged, 24 tuning fork arranged in a series of increasing frequency, full stop. If each fork gives 4 beats per second with the preceding PRECEDING बढ़ते हुए क्रम में, preceding one, and the last sound देखो हम यूपी बोर्ड वाले रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब तुम लोगों का अलग होता है, हमारा थोड़ा सा अलग होता है, इंग्लिश वाला है ना, ट्यूनिंग फॉर्क वाला नहीं, वैसे ही. क्या है? लास्ट साउंड, द ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट, ट्यूनिंग फॉर्क, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क. ठीक है बेटे, अब समझो जरा ध्यान से क्या किया है क्वेश्चन में. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने सेट है हमारे पास? 24 ट्यूनिंग फॉर्क का एक सेट है. देखिए 1 2 3 4 5. शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बता देंगे शॉर्ट मेथड भी इसका, लेकिन पहले पूरा समझो. इस तरीके से ये कितना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये है 24. ठीक, इन अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है. इफ ईच फॉक्स गिव कितनी है? 4 बीट्स पर सेकेंड, और ये बढ़ते हुए क्रम में है, प्रीसीडिंग वन एंड द लास्ट साउंड. पहले ये दिखाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा मैंने कितनी मान ली? न्यू. इसकी कितनी है? इसकी कितनी होगी? न्यू प्लस 4. अरे 4 बीट क्रिएट कर रहा है, तो अननोन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है ना वो. अरे क्या कह रहा है? बढ़ रही है, तो इसका मतलब न्यू प्लस 4. इसकी कितनी होगी? न्यू प्लस 8. तो इसे क्या लिख सकता हूं? 2 × 4.
इसकी कितनी होगी, न्यू प्लस 3 इंटू 4 न्यू प्लस, इसकी कितनी होगी, अब 23 इंटू 4। देख यहां पर कौन सी थी 4, किसका क्या कोफिशिएंट आया 3, यहां कितना आया 3, तो यहां किसका मल्टीप्लाइड किया मैंने 2, तो यहां कितना है 24, तो कितना आएगा न्यू प्लस 23 इंटू 4। ठीक है, तो ये कौन सा है मेरे पास फर्स्ट, और ये कौन सा है मेरे पास लास्ट। अब इसने क्या कहा, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, लास्ट साउंड्स द ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। ऑक्टेव का मतलब 2:1 का रेशियो होगा, तो लास्ट वाला, लास्ट इज ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट, ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। तो लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू प्लस 20, ओहो, न्यू प्लस 23 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ न्यू फर्स्ट ऑक्टेव। ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्टेव का मतलब फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या था 2:1, यूनिसन का मतलब, शाबाश, इसको इधर लेके, तो न्यू कितना आ गया, ऑन सॉल्विंग न्यू इज इक्वल टू 96, 92, 90, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अंत वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसकी हो जाएगी न्यू ऑफ 24 इज इक्वल टू 92 प्लस 92, दैट इज इक्वल टू 184। 184 क्या पूछा इसने, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट, हाँ वो तो गया आंसर। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 92, अंत वाले की कितनी आई, पांचवे की कितनी होगी, न्यू प्लस 4 इंटू 24, अरे पांचवा है तो पहले क्या आएगा 4। देखो से नींद आ रही बैठे बैठे, ये हमें बेवकूफ समझ रही है। हाँ मुझे मालूम है, तुम्हारी आंखें ऊपर चढ़ गई थी, आंखें ऊपर चढ़ जाने का मतलब है नींद भयंकर है। मैं आंखें खोल के सो जाता हूं, बस वो लगवाता है आंखें ऊपर चढ़ जाती, पता नहीं जाता धृतराष्ट्र हो चुका है ये। सुनो आगे बेटा, समझ में एक क्वेश्चन लिखो इसी के बेस पर, लिखिएगा, ये आपके लिए है जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। अ सेट ऑफ 25 ट्यूनिंग फोर्क्स, अ सेट ऑफ 25 ट्यूनिंग फोर्क अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अरे यार बैठ जाऊं काफी टाइम हो गया, अरेंज्ड इन, अरे हट जा यार, ये कहता मेरे पास बैठ मत। हाँ जी, अ सेट ऑफ 25 ट्यूनिंग फोर्क arranged in order of decreased frequency, full stop, each fork gives 3 beats, each fork gives 3 beats with the succeed 1, succeed 1 यानी कि बढ़ता हुआ है ना। full stop, the first fork is octave, the first fork is octave of the last, calculate the frequency of first and 16th fork, कुछ नहीं, octave क्या octave, the first fork is octave। बात ये बीच में काफी स्टूडेंट ने भाई साहब यहीं रखा है डंडा, समझ आ गया नहीं आया, टप्पा खा के सीधा लगेगा आंख पे आके, क्या है octave of the last, octave of the last, calculate the frequency of the first and 16th fork। कर लोगे? हाँ बोलो, करोगे अभी बताएं, कर रहे हो, चलो करो, शाबाश। नहीं क्वेश्चन नहीं बताएंगे आप, रिपीट करूं, अ सेट ऑफ 25 ट्यूनिंग फोर्क इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फुल स्टॉप, ईच फोर्क गिव्स 3 बीट्स with succeeding one, the first fork कहाँ है बे, फर्स्ट फोर्क इज ऑक्टेव ऑफ द लास्ट, अरे सेम ही तो है, ऑफ द, बस 3 लगा दिया वहां पर, क्या गया लास्ट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, नहीं फर्स्ट एंड 16th,
बताओ पहले की कितनी आई 144, ठीक है, और 15वें की कितनी आ जाएगी, नहीं 16वें की, तो 15 इंटू 3 न्यू वन प्लस 15 इंटू 3, क्योंकि 16वां पूछ रहा है, वही तो लगेगा बस। कर लोगे? हाँ कर लिया। चलो आगे, माइनस आएगा बेटा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। इसका आंसर आएगा 99। मैंने पूछा कर लोगे, डिग्री आएगा तो माइनस आएगा, न्यू टू माइनस आएगा। पहले वाले में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रही थी, है ना। हाँ, सवा घंटे के बाद में पता नहीं चलता माइनस आएगा प्लस आएगा, वहीं तक पता चलता है फिर, है ना। हाँ लिखो नेक्स्ट, लिखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिखेगा, ये कर लोगे। अब आगे लिखो, हाँ 99, 16 वाले की 99, पहले वाले की 144, नहीं आया समझ में, आ गया। लिखो, लिख, एट 16 डिग्री सेल्सियस, एट 16 डिग्री सेल्सियस, टू ओपन एंड ऑर्गन पाइप, टू, अरे पानी है क्या, पानी लाया, ला, झूठा तो नहीं है, मैं मुँह लगा के बोतल से पी रहा, क्या साफ है, साफ ला, क्या सर्दी है बहुत तेज, मैं कुछ चक्कर क्या आया, मुंह सूख रहा है। कुछ ज्यादा ही लग रही थी। हाँ जी, लिखिएगा, एट 16 डिग्री सेल्सियस, टू ओपन एंड ऑर्गन पाइप, नहीं टू ओपन एंड है बेटा, सॉरी वो तभी नहीं पढ़ा जा रहा था यार, प्यास लग रही बहुत तेज। टू ओपन एंड ऑर्गन पाइप्स when sounded together produce 34 beats in 2 seconds, 34 beats in 2 seconds, तो एक सेकंड में कितनी हो गई 17, है ना, 17। how many beats per second will be produced if the temperature rises to 51 डिग्री सेल्सियस, 51 डिग्री सेल्सियस, हाँ ठीक है बेटे। सुनो, अब यार सोचो, हमारे पास क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप में कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, कौन सी होगी, अरे साउंड वेव, क्या होती है, साउंड वेव, है ना। और साउंड वेव का इफेक्ट मैंने बताए थे आपको, साउंड वेव्स आर टू बी, ठीक है, साउंड वेव्स आर टू बी डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, टेम्परेचर, है ना, सारी चीजें बताई थी हमने आपको। और किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर, ठीक है। तो अब बताओ जरा, डिपेंडेंसी और टेम्परेचर, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, रूट टी, यही तो बताया था। तो बस लिख लो कि सिंस किताब के सॉल्यूशन मत देखना, इतने बड़े बड़े हैं, वो ना आने के समझ में तुम्हारी, लिखो डायरेक्ट कि सिंस द साउंड वेव्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाँ अरे टेम्परेचर, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या होती है बेटे, अरे V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इधर देख ले, V इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैं यदि ये कहूं कि फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, के गलत बोला मैंने, तो दिमाग लगाया करो क्लास में, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, एट 16 डिग्री सेल्सियस, टू ओपन एंड ऑर्गन पाइप व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 34 बीट्स। बीट्स क्या होती है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब ये डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बीट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ
टी, अरे लिख सकते हैं बीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे जब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी है तो बीट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अच्छा, हाउ मेनी बीट्स पर सेकेंड विल प्रोड्यूस इफ द टेम्परेचर राइजेस टू 51, यानी कि चेंज कर दिया तो बेटा क्या होगा, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T2, खत्म। बोलो B1 कितना है 70, अरे 34 बीट्स इन 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 17 अपॉन B2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले कितना था टेम्परेचर 16, तो 273 प्लस 60 अपॉन 273 प्लस कितना 51, आंसर सॉल्व कर लो अपने आप, खत्म। तो कंपटीशन बेटा दिमाग वाले के लिए होता है ना, जो दिमाग लगाए। कहाँ गया इसका, 18 आ गया, कितना आ गया, हाँ देखो कितना बड़ा दिमाग लगाया, जैसे 5वीं क्लास का बच्चा नहीं होता। ओ सर मजा आ गया सर, बिल्कुल एकदम, गुणावार तो कोई भी कर लेगा। 18 कितना आ गया 18। चलिए साहब लिखिएगा नेक्स्ट। एक क्वेश्चन करो, दिमाग लगाओ जरा, लिखो टू परफेक्टली आइडेंटिकल वायर्स, टू परफेक्टली आइडेंटिकल वायर्स, अरे कल कराएंगे है ना, पहले लिख लो, अरे नहीं नहीं, अरे अभी नहीं, पहले ये वाला करो। टू परफेक्टली आइडेंटिकल वायर्स आर इन यूनिसन, आर इन यूनिसन, यूनिसन, यूनिसन का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, फुल स्टॉप। If the tension in the wire, if the tension in the wire increased, if the tension in the wire increased by 1%, by 1%, then on sounding them together, then on sounding them together, 3 beats are produced, 3 beats are produced in 2 seconds, in 2 seconds. Calculate the frequency of each wire, calculate the frequency of each wire, हैं? हाँ एक और नहीं, एक और लिखो, अब तो अपने आप करके लाना, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। A tuning fork of frequency, tuning fork of frequency 300 hertz resonate with an air column, resonate, resonate का मतलब same frequency, resonate with an air column closed at one end, closed at one end at 27 degrees Celsius. How many beats will be heard? How many beats will be heard in the vibration of the fork and the air column? In the vibration of fork and the air column at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको लिखा दिया, इनको करके देखना भी जाके। एन ऑब्जर्वर सेट्स हिज वॉच बाय द साउंड ऑफ सिग्नल फायर्ड फ्रॉम इट टावर, मीन साउंड सिग्नल, फायर का मतलब आग लगाना नहीं है, साउंड सिग्नल को फायर किया यानी कि भेजा, ठीक, फायर्ड फ्रॉम इट टावर, येट ही फाइंड्स दैट हिज वॉच इज स्लो बाय 5 सेकेंड, कितना है 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द ऑब्जर्वर, the temperature of the air during the observation is 20 degrees Celsius and the velocity of sound in air at 0 degrees Celsius is 32 degrees Celsius, है क्या, velocity of sound in air is 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुछ कह रहे हो क्या, अरे कोई बात नहीं यार, क्या, ठीक है। एन ऑब्जर्वर, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचिए,
और कल जो मैंने कराया था एक क्वेश्चन इसी के बेस पर कराया था ना, है? नहीं, लगाओ दिमाग लगाओ, पत्थर वाला और पहाड़ी वाला। साउंड स्पीड है, साउंड स्पीड के हिसाब से निकालो। रैप्टर सुन दूंगा भी तेरे में मैं 1720 क्वेश्चन कर। हाँ मयूर, मासूम, अरे डेटा दे रखा है, उसी डेटा को बस सेट करना और क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। डेटा के बेस पर सोचो ना। पहले क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। देखो जरा, ऑब्जर्वर सेट हिज वॉच, तुम्हें बहुत पुण्य मिलने वाला है वास्तव में, नहीं सेवा की मेवा मिलेगी। एन ऑब्जर्वर सेट हिज वॉच बाय द साउंड, ऑब्जर्वर जो है वो नीचे खड़ा हुआ है और वो साउंड ऑफ सिग्नल फायर्ड फ्रॉम ए टावर, जिस टाइम पर साउंड टावर से साउंड सिग्नल भेजा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी वॉच को सेट कर रहा है, ठीक है, घड़ी को। येट ही फाइंड्स दैट हिज वॉच इज स्लो बाय 5 सेकेंड, 5 सेकेंड स्लो है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक। द टेम्परेचर ऑफ द एयर ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन इज 20 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो, ये मान लो, थोड़ा दिमाग लगाया करो बेटे, ऐसे नहीं, ये है टावर, ये मान लो ये टावर है और यहीं बिल्कुल एकदम मिला के ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहां से इन्होंने क्या सेंड किया, साउंड सिग्नल, साउंड सिग्नल। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, स्लो बाय 5 सेकेंड, इसका मतलब यह कि साउंड सिग्नल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। भाई जिस टाइम पे साउंड सिग्नल फायर किया गया तो उससे थोड़ी देर बाद ही तो साउंड सुनाई देगी इसे, थोड़ी देर बाद, यानी कि जिस टाइम पर साउंड सिग्नल भेजा गया उससे 5 सेकंड बाद इसने ऑब्जर्व किया साउंड सिग्नल, तो इसका मतलब इसकी घड़ी कितनी लेट है, 5 सेकंड। कितनी घड़ी लेट है, 5 सेकंड। इसका मतलब 5 सेकंड लेट क्यों है, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, खत्म। यह आगे समझना, ठीक। डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस साउंड सिग्नल की वेलोसिटी दे रखी है, टेम्परेचर का वेरिएंस दे रखा है, तो साउंड स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्या, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। अरे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, तो बेटा इसका मतलब क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। हमें निकालनी है v एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, हमें कैलकुलेट करनी है v एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, किस में कन्वर्ट करेंगे हमेशा, केल्विन में, तो कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 273, अरे T1 अपॉन T2 अपॉन 20 प्लस 273, 20 प्लस 273। V कितना दिया है बेटे, ये दे रखा 332, क्या VO2 आ जाएगा, मतलब V 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब जब V 20 डिग्री सेल्सियस, चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, V 20 डिग्री सेल्सियस, चेक कर ले, अच्छा जो भी है ना, 344 बड़ी कैलकुलेशन, 344 ये आ गई, मैंने नहीं किया, इन्होंने किया है 344। अब बताओ यहां से डिस्टेंस पूछी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी v20 इंटू टाइम टेकन, v20 कितना है 344 और इंटू 5 सेकेंड, देखो आंसर कितना आया, यही आ गया। तो 1720
1700, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ऐसे नहीं। अ साउंड वेव प्रोपेगेटिंग इन एयर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 हर्ट्ज, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। परसेंटेज चेंज पूछा है, तो बेटा परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। कब लगेगा? इनिशियल फाइनल से ज्यादा है, और या फिर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। नीचे हमेशा इनिशियल आएगा, तो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए हमें करना क्या है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ व्हेन द वेव फ्रंट इनिशियली इन रीजन वेयर टी इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जो साउंड वेव भेजी जा रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। वेव फ्रंट कहाँ मूव करता है? हमेशा वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो किसका वेव फ्रंट है? साउंड वेव का। किसका वेव फ्रंट है? साउंड वेव। एंटर इन अ रीजन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस टू 10 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीजेस टू। तो पहले क्या निकालेंगे हम? वेलोसिटी। क्या निकालेंगे? अच्छा, फ्रीक्वेंसी दे रखे 400 हर्ट्ज, 4000। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। अच्छा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अरे v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और कुछ दे रखा है इसने? नहीं दिया, चलो जो भी है। पहले बताओ, v इज इक्वल टू, सोचो भाई आप भी, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं कह रहा वो। अरे बताइए, तीन चीज है क्या? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और प्रेशर। ये हमेशा क्या रहेगा? तो फिर सोचने वाली बात क्या है? v इज इक्वल टू, एक एक पॉइंट लिखाया है मैंने, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंस लिख लेना, सिंस साउंड वेव्स। अब इसे दोबारा स्टार्ट कर दी भैया, दोबारा स्टार्ट कर दे, चल नहीं रहा है एसी। इस वाले बटन से दोबारा स्टार्ट करेंगे तब चला, चल नहीं रहा है ना। साउंड, लाइट आ रही है बढ़िया वाली, क्या है? अरे हाँ, साउंड वेव इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी। ये लिखा करो जिससे कि याद रहे। इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा? कि सिंस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो v1 अपॉन v2 कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ T1 कितना है? 27 प्लस 273 अपॉन 10 प्लस 273, 270 इज इक्वल टू, रिमोट मत तोड़ दियो मेरा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। हाँ जी, तो बेटा क्या करेंगे बताओ जल्दी से फटाफट। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो आ गया। अरे आ गया, बोलो कितना आया? अबे यार कुछ तो किया करो कम से कम। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो 1.02 आ रहा है, कर दो लोग। ये आ गया 1.02। 1 बोलो कौन सी वैल्यू बढ़ रही है? लैम्डा 1 की लैम्डा 2? लैम्डा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से? लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1.02 इंटू लैम्डा 2, ठीक। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू 100। लैम्डा 1 की वैल्यू तो लैम्डा 1 ही है, नहीं लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, लैम्डा 1 है हमारा 1.02 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 इंटू 100। लैम्डा 2 से लैम्डा 2 मर गया, कितना आया? 1.03 आ रही होगी, हाँ ये कर लो 1.03। तो 1.03
तो ये आ जाएगा 1.03, कितना आया, ये आ गया मेरे पास 0.03 इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। कितना आ गया, 3%। जी नहीं, आप कुछ नहीं लेंगे ऐसा, नहीं नहीं उससे नहीं लेंगे आप, मना कर दिया ना, नहीं लेना है। ओ सॉरी, ये गलत हो गया नाम से, क्या आएगा तुम्हारा, ये सही आ रहा है 1.03, नहीं नहीं 1.03 सही आ रहा है, यही आ रहा है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 तो क्या है, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 1.03 माइनस लैम्डा 1 है ये है? बेटा लैम्डा 1 ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा होगा उसमें से माइनस लैम्डा 2 करेंगे अपॉन लैम्डा 1, तो यानी कि 1.03 लैम्डा 2 इंटू 100, ठीक है, ये होगा। तो लैम्डा 2 से लैम्डा 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 103 इंटू वो 103, अरे रुक जा यार, 0.03 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.03, तो नियर अबाउट कितना रहेगा 3% ही तो रहेगा। द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल इन अ मीडियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू 10⁻⁻�6 साइन इतना, ठीक। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, अरे v इज इक्वल टू ऑन कंपेयर, बोलो ओमेगा की वैल्यू 100 आ जाएगी, के की वैल्यू 20 आ गई, आंसर खत्म। जेई मीन्स का 100/25 5 मीटर पर सेकेंड। अरे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जैसा साइन है उसकी वैसे ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, और प्लस π/4, तो कांस्टेंट फेज कितना है इसमें π/4 का, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो हाँ जी, कौन सा था 18 19, अबे IIT का क्वेश्चन देखिए, अ हार्मोनिकली मूविंग ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग हैज अ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तुरंत लिख लो v ओमेगा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा, जो दिया है वो पहले लिख लो फार्मूला, v इज इक्वल टू v मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा, कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन a मैक्सिमम दैट इज a ओमेगा स्क्वायर, इट इज 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। वेलोसिटी ऑफ द वेव v बराबर क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होती है वेलोसिटी अपॉन, और ये या फिर ये होती है न्यू लैम्डा, या होती है न्यू लैम्डा, दोनों फार्मूले मैंने एक साथ लिख लिए, इज इक्वल टू कितना दिया है 20। अब फाइंड द वेव फॉर्म का मतलब है वेव फॉर्म की इक्वेशन लिखनी है आपको, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट, ये इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है, ये इक्वेशन आपको लिखनी है। तो बेटा यहां से मैं क्या a निकाल सकता हूं, इन दोनों से आ जाएगा, पहले ओमेगा बताओ कितना आया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 30, इतना तो कर लोगे, और नहीं करो तो गेट खोल लो, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड, ये आ गया 0.1,
0.1, तो ए आ गया मेरे पास, ओमेगा आ गया। के कहां से निकालूं? वेलोसिटी दे रखी है, ओमेगा पता है, अरे वेलोसिटी दे रखी है, ओमेगा पता है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी। ओमेगा कितना है? 30 और वी कितना है? 20, आ गया 1.5। और चूंकि इन्होंने कांस्टेंट फेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको नहीं लेना, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 0.1 साइन, अब ध्यान रहे यदि कॉस दे रखा है ऑप्शन में, है ना, तो प्लस 90 आएगा। कैसे बता रहा हूं मैं, पहले लिख लो, y इज इक्वल टू 0.1 साइन, ओमेगा कितना है? 30, 30t प्लस माइनस 1 कहाँ के 1.5x। अब सुनो बेटे, साइन को यदि हम कॉस में बदलेंगे, एक तो इक्वेशन ये हो सकती है, अरे एक तो इक्वेशन, और या फिर ये कोसाइन वेव फॉर्म में दे सकता है, तो cos 90 प्लस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा। तो और cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? cos 90 प्लस थीटा बराबर cos 90 प्लस थीटा बराबर साइन। तो ऐसे पॉसिबिलिटी सुनो मेरी, अरे सुन लो ना, ऑप्शन क्या है पहले मैं देख लूं कौन सा क्वेश्चन है ये साइन में दे रखा है, यह साइन में दे रखा है, तो यही आंसर आ गया। अब पहले मैं बता दे रहा हूं, फिर भी यहां समझ लो, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, अरे देखो नोट, यदि हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो ये साइन में कैसे लिखेंगे? बाहर कौन सा साइन है? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। बाहर यदि पॉजिटिव साइन है तो अंदर क्या ऐड कर दें हम? 90 डिग्री। क्या ऐड कर दें? 90 डिग्री, ठीक है। और यदि दूसरा, पहला पॉइंट ये नोट कर लें, दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी है बेटे, तो इसे हम साइन में लिखेंगे तो y इज इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। यदि बाहर माइनस है बाहर, तो फेस एंगल नेगेटिव हो जाएगा, और यदि बाहर प्लस है तो फेस एंगल और कॉस अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, ठीक है। तो ये नहीं कि आईआईटी में बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन आना है, ऐसा कुछ नहीं है, सूंघ के सॉल्व होंगे, जेई तक, नॉट एडवांस तक। कहां तक? जेई और नीट दोनों क्या है? भाई बहन। देखिए कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 18, 19, 20, ये है। चलो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, एनसीईआरटी भी करना है, प्रीवियस ईयर्स भी करना है, नीट भी करना है, जेई भी करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है खूब। अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड एज y इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी, का मतलब है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। x कॉमा टी लगा दिया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अलोंग द x एक्सिस विद टाइम t, विद टाइम t। तो जब भी y के साथ में क्या लिख के आ जाए? x comma t, that represent it is the equation of plane progressive harmonic wave। क्या दिया है? 0.005 साइन दिस, ठीक। और इन्होंने नोटेशन भी दे दिए, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अरे अब तो माइनस है तो माइनस से कंपेयर करेंगे, सुन लो मेरी बात, बीच में साइन क्या आ रहा है? माइनस, तो हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से। यदि प्लस होता तो किससे कंपेयर करते? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से। गेटिंग माई पॉइंट? तो यदि हमने कंपेयर किया तो ओमेगा कितना आ गया बेटा? ओमेगा आ गया 3.0, और k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 18,
अरे ये आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फेज है, और फेज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। फेज कैसी क्वांटिटी है ना, तो उस पर कोई डायरेक्शन का रूल नहीं है। तो ये आ गया k इज इक्वल टू 80, अरे कंपेयर कर दिया, ये kx और वो क्या, ओमेगा टी। टी का कॉफिशिएंट हमेशा ओमेगा होगा और x का कॉफिशिएंट हमेशा क्या होगा, k, ठीक। अच्छा, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 0.005 हो गया। और v, वेवलेंथ, वेवलेंथ v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k इज इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्डा, न्यू लैम्डा है ना। क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा क्या हुआ, मैंने क्या कहा तुमसे, समझ में नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूं यदि यहां पर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव से कंपेयर करेंगे, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं स्टैंडिंग वेव पढ़ाने जा रहा हूं, वहां पे सारा कंसेप्ट आ जाएगा समझ में, ठीक है, सब्र करो। बाउंड्री इफेक्ट है, क्या है ये, बाउंड्री इफेक्ट। बाउंड्री इफेक्ट पढ़ाऊंगा, अभी सारी चीज समझ में आ जाएगी कि माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा, डायरेक्शन क्या बताएगा, बाउंड्री। क्या हो गया, हमें पूछा क्या इसने, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड आ गया। वेवलेंथ है तो वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ क्या होती है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो वेलोसिटी आ गई, न्यू दे रखी है क्या, फ्रीक्वेंसी, तो वो ओमेगा से निकाल लो। वो किससे निकाल लो, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या है, 2 पाई न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा कितना है, 3 अपॉन 2 पाई, 3 अपॉन 2 पाई। तो यहां पर न्यू की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है, और या फिर कैंसिल कर दो ना, यहीं पे क्या कर रहे हो, ये कर दो, इसे लिख दो ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और इसे लिख सकता हूं 2 पाई न्यू अपॉन के इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू से न्यू मर गया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई अपॉन के। 2 पाई अपॉन के कितना है, बुद्धि मत लगा लेना बिल्कुल भी, है ना, पाई अपॉन 40 आंसर, पाई अपॉन 40। आगे बात समझ में, बोलो आगे। टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी निकाल दी, हो गई कितनी, 3 अपॉन 2 पाई। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3। आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y ऑफ द वेव एट ए डिस्टेंस x। x की जगह पर क्या लिख देंगे, तो ये तीसरा क्वेश्चन लो, 3 क्या है, y इज इक्वल टू 0.005 साइन 80 इंटू एक्स कितना है, 30 इंटू, सॉरी 0.30 कर दूं, अरे 0.3 कर दूं, सेंटीमीटर को किसमें बदल दिया, मीटर में। और टाइम कितना है, 20 माइनस 3 इंटू 20, 3 इंटू 20, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0.005 साइन कितना आ गया, ये 8 या 24, टोटल 180.3 है वो, 8 या 24, 24 माइनस 60 यानी कि 0.005 साइन माइनस 37, और 37 करते तो कोई आग लग जाएगी। 37 की वैल्यू तो पता है ना मुझे, है ना। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस 0.005 साइन 30 लिख सकते हैं इसे। अरे आगे नहीं आया, रुक जाओ, कर लो खत्म। साइन 37 कितना, बच्चा बोलता सही है, और लेकिन क्या मैं थोड़ा मुझे करने देगा नहीं, मैं यार कसम से सारे के सारे दोस्त मेरे ही अंदर है। माइनस 0.005, 3/5 ही आएगा, 5 से 5 कितना आ गया, माइनस 0.003 मीटर।
माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डाउनवर्ड। अरे आया नहीं आया? और नहीं तो आप ध्यान रखें, अब ये पता नहीं चल रहा ना ये रेडियन में है कि वैसे रेडियन में होनी चाहिए sin 37 की वैल्यू। पहले रेडियन को पाई में किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। अभी पता नहीं चल रहा ना कि दिया किसमें है। नहीं तो चेक करें आंसर, कौन सा क्वेश्चन है? 22 जीरो आ रहा है। हाँ तो जीरो ही आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। ठीक है भाई, लगभग जीरो ही है, 0.003 लगभग जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा। आज्ञा है द स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी 50। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस इन रेडियन बिटवीन 2 पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो डेल्टा फाई निकालना है, और डेल्टा फाई बराबर क्या होता है? के एक्स। क्या दिया है इन्होंने? पोजीशन। पोजीशन दिया ना, पोजीशन दिया ना। यदि टाइम दिया होता तो क्या लगाते? ओमेगा टी, है ना। के एक्स है तो एक्स दिया है, के बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई अपॉन, तो पहले लैम्डा निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर? 27 कहाँ है? π/2 रेडियन, π/2 रेडियन। ठीक है, नहीं आया समझ में भाई यार? क्या पूछा है? कैलकुलेट द फेज। बेटा फेज क्या बताया था मैंने? फेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम प्लस माइनस एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन प्लस माइनस कांस्टेंट फेज। हमें यहां क्या दिया है? पोजीशन। इसका मतलब कौन सा लगेगा? ये क्या होता है? ओमेगा टी। ये क्या होता है? के एक्स। तो फाई बराबर चेंज इन फेज इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। लैम्डा कहां से निकल आएगा? ये दिया है मीटर। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां से आ गया लैम्डा, v अपॉन न्यू। v कितना है? 20। न्यू कितना है? 50। यह आ गया 0.4। वैल्यू पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। ठीक है, चलो ये आ सकते हैं क्वेश्चन सारे के सारे, वो सिलेक्टेड है। ये हमारे बगल वालों का नहीं, बगल वालों का हमारे हैं। कौन? जो जीने के नीचे है, हैं? सही है, नाम आ गया ना। सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाता है, कभी सिलेक्शन नहीं देता। सही बात है ये, और ना दे देगा। IIT लिख रखा था बीटेक, इसलिए। और मजे की बात यह है, इस पूरे PL शर्मा रोड पर जितने टीचर हैं सबका चहेता एक ही है, सब वही रिकमेंड करेंगे, जाओ वहीं पे, जाओ वहीं पे, जीने के नीचे चले जाओ। जी है ना, वो जीने के नीचे चले जाओ। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। कहाँ पढ़ाते हैं? कौन? वो धनिया बिक रहा है। हाँ सब ऐसे ही। मतलब यकीन मान के चले, जिस मेरिट में से हर साल कम से कम 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए खाली नीट के अंदर, और कम से कम 50 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए जेई के अंदर। वहां क्या रह जाता है? 5-5 बच्चे मुश्किल से। चलो ये हो गया नहीं हुआ? y इज इक्वल टू, देखो बेटा समझो अब यहाँ पे सुनो, y इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 0.02x कॉस दिस। ठीक है, राइट डाउन द जनरल एक्सप्रेशन फॉर फेस। तो बेटा फेस का तो एक्सप्रेशन ये तो रहा, यही है पूरा। इधर देखो यशिका, यहां समझो, तुम कहाँ खो गई? मेरी बातों को कोई अदरवाइज मत लिया करो, ठीक है। हाँ जी, जनरल एक्सप्रेशन फॉर फेस क्या है?
800t माइनस 0.82x और प्लस π/2 प्लस π/2। ये पूरा फेज है। अरे रुक जा यार, 1 मिनट रुक जाओगे ना। जब उसने y cos दे रखा है तो cos भी तो हार्मोनिक फंक्शन है ना, इसका मतलब ठीक है। तो ये इक्वेशन एज इट इज है। जैसी इक्वेशन दे रखी है, यदि cos में है तो cos और यदि साइन में है तो उसकी वैसे ही कंपेयर करेंगे। तो क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 0.02x cos, ये सारा का सारा क्या है, फेज। तो इन्होंने पूछा जनरल एक्सप्रेशन फॉर फेज, ये रहा। अब उन्होंने पूछा द फेस वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो 0 0, तो क्या बचा, खाली π/2। कितना बचा, π/2। ठीक। तीसरा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब x की बात कर रहा है, तो हमें कौन सा लेना है, x। फाई कौन सा लेना है, x वाला। तो x की जगह पर 20 सेंटीमीटर पुट कर दिया, आंसर। अरे आया नहीं आया, यह आ जाएगा 0.82 इंटू, माइनस है तो माइनस से कंपेयर, प्लस है तो वो 0.82 इंटू 0.20 आ गया फेस। अरे कर लोगे, हाँ। द चेंज इन फेस एट ए गिवन प्लेस 0.6 मिली सेकेंड। अब टाइम वाला लेना है, तो यानी कि 800 इंटू 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5t। ठीक। अब इसने पूछा एम्पलीट्यूड एट x इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, a इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 0.02x। x की वैल्यू कितनी है, 100। तो यहां पर लिख दो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 0.02 इंटू 100। ठीक। कितना आ गया, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, 10 टू दी पावर माइनस 2। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड, आंसर। ठीक है। और क्या पूछा है, बस खत्म। ठीक है। तो ये तो इस तरीके से हमारे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के क्वेश्चन आएंगे और आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है। एसएचएम में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें हम एनर्जी कैलकुलेट कराएंगे आपसे और बाकी पावर वगैरह भी कैलकुलेट कराएंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं, आप यहां तक आ गया। तो ये जो हमारा पहला पार्ट था वेव का, वो कंप्लीटली फिनिश हो चुका विद न्यूमेरिकल। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, PYQ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन सा रह गया, कोई रह गया तो नहीं है। अभी और क्वेश्चंस कराएंगे, वो क्या नाम है, जब जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कराएंगे, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो अभी हमने क्या लिया है आपके लिए, ये लो, एक आध और देख लो, कर लेना इसे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसे भी अपने आप करके देखना, PDF में भेज दिया है। और ये भी आपको अपने आप ही करना। देखो ये वाला क्वेश्चन और है, अबे कहाँ चला गया, ये रहा एक, ये है। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, कोई खास कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे अपने आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो लिखिएगा बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, by the superposition of two waves, by the superposition of two waves of same frequency, comma same speed, but moving in opposite direction, we get standing oblique stationary wave as a result. We get standing oblique stationary wave as a result. ठीक है। अब सुनो, जब हम स्टेशनरी वेव की बात करते हैं तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है, बेसिक कंसेप्ट, वो है बाउंड्री इफेक्ट। क्या होता है, अब लिखिएगा इसमें पहली हेडिंग, बाउंड्री इफेक्ट। तो ये तो कंडीशन थी बेटे हमारी। कंडीशन क्या है स्टेशनरी वेव की, नेसेसरी एंड एसेंशियल कंडीशन जो है कि दोनों जो वेव मूव कर रही है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और अपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं बाउंड्री इफेक्ट।
तो बाउंड्री इफेक्ट है ना, तो लाइट गई, बाउंड्री इफेक्ट लिखिएगा, बाउंड्री इफेक्ट, चलो छोड़ो मैं अपने आप समझाता हूं, ठीक है। देखो सुनो, बाउंड्री इफेक्ट, तो बेटा जैसे आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, पहले मैं बेसिक से समझा रहा हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स में जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स को ही हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो सबसे बेसिक फिनोमिना है वो दो हैं, एक तो है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन, है ना। और ये जो दोनों फिनोमिना हैं, बोथ द फिनोमिना आर डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री दिस इज द पार्ट, अरे सुन लो मेरी बात, या इसे हम कह सकते हैं मीन्स द पार्ट विच सेपरेट टू मीडियम। बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? द पार्ट विच सेपरेट टू मीडियम, उसे क्या बोलेंगे हम? बाउंड्री, है ना। जैसे अब बाउंड्री कैसी हो सकती है? बाउंड्री हो सकती है मेरे पास पॉलिश्ड, और बाउंड्री हो सकती है मेरे पास ट्रांसपेरेंट, या हम कह सकते हैं अनपॉलिश्ड, ठीक है। तो ये देखिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दिस इज द बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स द पार्ट विच सेपरेट टू मीडियम। तो ये बाउंड्री है, इसके ऊपर एक मीडियम है, इसके नीचे दूसरा मीडियम। मीडियम कैसा हो सकता है? मीडियम रेयरर हो सकता है, मीडियम डेंसर हो सकता है। कैसा हो सकता है? रेयरर और डेंसर। अब सुनो, यदि हमने इसको पॉलिश्ड कर दिया, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि द सरफेस विच सेपरेट टू मीडियम। अब यदि पॉलिश्ड है वन काइंड ऑफ मीडियम, एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज टू बी इंसिडेंट, दिस इज द रे ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स ऐसी पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, जिसे कहते हैं जने कैसा मजा आएगा। सुनो, ये है, इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नॉर्मल, ये रूल है, ड्रॉ द नॉर्मल, एंड ऑल द एंगल्स आर मेड फ्रॉम नॉर्मल। कहां से मीजर करते हैं? नॉर्मल। तो व्हेन अ रे इज टू बी इंसिडेंट at the polished surface, at a point on the polished surface, it get reflected back into the same medium, same medium। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसके लिए क्या कंडीशन है कि बाउंड्री मस्ट बी पॉलिश्ड। कैसे होनी चाहिए? अब हमने कहा कि लेट द बाउंड्रीज अनपॉलिश्ड, यानी कि कैसे? ट्रांसपेरेंट। कैसी हमारी सरफेस इज ट्रांसपेरेंट। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज टू बी इंसिडेंट, ये रे है, दिस इज टू बी इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट सरफेस, वी ऑब्जर्व द रे रिफ्रैक्टेड बैक इनटू द अदर मीडियम, रिफ्रैक्टेड इनटू द या ट्रांसमिटेड इनटू द अदर मीडियम। बैक नहीं होती है, रिफ्रैक्टेड इनटू द अदर मीडियम और व्हाट एवर ट्रांसमिटेड टू द अदर मीडियम। इन के आइडियल केस, क्या मानते हैं हम? आइडियल केस का मतलब है नो पार्ट इज टू बी रिफ्लेक्टेड एंड नो पार्ट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, यानी कि कोई भी पार्ट ना तो एब्जॉर्ब हो रहा है और ना ही वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओनली क्या हो रहा है? ट्रांसमिट। हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी, बताइए। बिल्कुल आना, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी भी। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, बारिश ज़्यादा होगी तो कोई बात नहीं, बारिश ना हो तो आप आएंगे, ठीक है। मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है, ऑफिशियली मैं कभी भी छुट्टी नहीं करूँगा, चाहे भूकंप आ जाए, ठीक है। हाँ जी, ये है हमारी इंसिडेंट रे। ये कौन सी है? और ये क्या है? ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड रे। तो इसका मतलब टू फिनोमिना अकर्स बिकॉज ऑफ बाउंड्री इफेक्ट। टू फिनोमिना अकर्स बिकॉज ऑफ बाउंड्री इफेक्ट। समझ गए या नहीं है? तो सेम वे जो यहां पर है वही रूल हमने किस में लगाया? स्टेशनरी वेव के लिए, मतलब वेव के लिए। वेव क्या हमारा? वन काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, वन काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। अब यहां पर जो बाउंड्री है वो कैसी हो सकती है? मैंने एक रस्सी ली और रस्सी को मैंने एक खूंटे से बांध दिया,
किससे बांध दिया? अब खूंटा ऐसा थोड़ी ना है कि उसके ऊपर मैंने पॉलिश की तो रस्सी वापस आएगी, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कौन सी रे है? ट्रांसवर्स रे। वो कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। कौन सी है? मैकेनिकल वेव। कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है नहीं है, तो इसका मतलब बाउंड्री चेंज हो जाएगी। बाउंड्री इफेक्ट रहेगा लेकिन बाउंड्री की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब यहां पे बाउंड्री कैसी रहेगी? फिक्स बाउंड्री। और कैसी रहेगी? ओपन बाउंड्री। कैसी रहेगी? फिक्स बाउंड्री और ओपन बाउंड्री। अब समझना बेटे यहां पे ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके की बाउंड्री है। एक है मेरे पास, थोड़ा दूर कर लें, यह है बाउंड्री और इस पर हमने रस्सी, इस तरीके से रस्सी को कनेक्ट किया और ये बांध दिया। ये बाउंड्री कैसी हमारी? दिस इज फिक्स बाउंड्री, यानी कि इसे कह सकते हैं रिजिड। कैसी है? रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री, परमानेंटली मैंने एक एंड को फिक्स कर दिया। एक एंड कैसा है मेरा? ओपन। रस्सी का एक एंड कैसा है और एक कैसा है? अब यहां पर जैसे ही मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, मैंने रैप्टर मार दूंगा, मुझे बता रहा हूं, आवाज आ गई मुझे तो, समझे? ये देखो, जैसे ही हमने एक एंड ये किया मैंने, तो यहां से क्या होगा बेटे? यहां पर हमने एक नाम दिया कि व्हेन द डिस्टरबेंस अकर्स इन द मीडियम। डिस्टरबेंस किसमें कर रहे हैं हम? मीडियम में। और मीडियम कैसा होगा? मटेरियल। मीडियम कैसा होगा? तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रस्सी की। तो जैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो यहां पर एक पल्स जनरेट होगी। ये है पल्स, अरे एक पल्स मान लो पूरी वेव। तो ये पल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? टुवर्ड्स द बाउंड्री। दिस पल्स इज मूविंग टुवर्ड्स द, तो ये पल्स ऐसे ही जा रही है और ये पल्स मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री, तो इसे मैंने नाम दिया इंसिडेंट। कौन सी पल्स है? इंसिडेंट। अब क्या लिख दिया? हाँ आओ, इंसिडेंट पल्स। अब क्या होगा देखो, जैसे ये यहां पर पहुंचेगी, है ना, तो क्या करेगा ये इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा, साथ साथ इसके फेस को भी रिवर्स कर देगा। ये आपको याद रखना है कि when the pulse is to be incident on the fixed boundary, direction of the pulse as well as phase also change। तो अब जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड आएगी, जो मेरे पास ये है, यहां से पल्स जो आ रही है वो कैसी होगी बेटे? ये है हमारे पास इंसिडेंट पल्स, ओ सॉरी रिफ्लेक्टेड पल्स। और ये कौन सी पल्स है? रिफ्लेक्टेड। कौन सी है? इतना ज्यादा रिफ्लेक्टेड करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। तो बेटा इसका एम्पलीट्यूड कितना है? तुम भी ये कहते हो यार बैठे बैठे हमारे खींचते रहे हैं। ये प्लस है और ये भी क्या है बेटे? यहां पर क्या हो गया? तो इसका मतलब फेस चेंज क्या हो गया? एज वेल एज डायरेक्शन टू बी चेंज। ठीक, डायरेक्शन भी क्या हो गई? चेंज। ठीक है, अब ध्यान रखें, ये जो हमारी रे है डिस्टरबेंस जो क्रिएट कर रहे हैं, हम किसकी तरफ क्रिएट कर रहे हैं? बाउंड्री की तरफ, है ना। तो ये कहां से चल रही है? नेगेटिव से। कहां चल रही है? किधर की तरफ जा रही है? पॉजिटिव की तरफ। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको याद रखनी है वो क्या बनेगी? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यदि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो क्या बनेगी इंसिडेंट की? माइनस के एक्स। क्या आएगी? माइनस के एक्स। माइनस के एक्स। माइनस का मतलब है मूविंग टुवर्ड्स राइट, मूविंग टुवर्ड्स, यानी किधर से आ रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस से। किधर से आ रही है? ठीक, अरे आई बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आई? इसका एम्पलीट्यूड कैसा है? इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? अब बोलो इसकी। अब ये मूव कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। किधर कर रही है मूव? नेगेटिव एक्स। तो क्या रहेगी इक्वेशन? y इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस के एक्स।
अब यदि मैं, चलो ये तो साइन में ही दे रखा है, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। तो यदि मुझे इसे प्लस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस 180। क्या लिख दिया मैंने, माइनस 180, अरे माइनस 180। तो 180 माइनस करने का मतलब फेस क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया, अरे 180 से चेंज हो गया, ठीक। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है। इंसिडेंट पल्स की इक्वेशन क्या होगी, y हमेशा यही होगी, इंसिडेंट पल्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कब होगी, व्हेन द पल्स इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू, और यदि रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, पक्का पक्का। हाँ, अब देखो दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा है मेरे पास में ओपन बाउंड्री। क्या है, ये कौन सी है, फिक्स बाउंड्री। अब है हमारे पास ओपन बाउंड्री। अरे ये एसी फिर बंद हो गया, लाइट चली गई, ओहो, ठीक है। सुनो, क्या हो गया तेरा, क्या नाम, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं रखते माइंड में तुझे। तुम बेटा ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम सारी क्लास फेल करवाओगी, है ना। देखो अब जरा यहां समझो, हाँ जी, देखिए यहां से इसके साथ मैंने एक रिंग कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट किया, रिंग, रिंग कनेक्ट किया। तो ये कैसी बाउंड्री हो गई, अब फ्लेक्सिबल, क्योंकि रिंग मूव कर सकता है, रिंग मूव कर सकता है ऊपर नीचे। पहले हमने क्या लगाई थी, यहां पर सीधी सीधी एक नॉट लगा दी थी, फिक्स कर दी थी। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर रिंग लगा दी, तो रिंग कैन मूव अप एंड डाउन। अब देखो बेटे यहां पर सुनो, जैसे ही ये पल्स हमने जनरेट की तो एनर्जी विल ट्रांसफर, एनर्जी विल ट्रांसफर। एनर्जी कहां जाएगी, रिंग के पास, और ये रिंग क्या करेगा बच्चों, ये रिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये जो पल्स जा रही है, ये जो पल्स जा रही है, इसने अपनी एनर्जी दी और ये रिंग यहां पहुंच गया। क्या हुआ, इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर की, रिंग को, और रिंग ने एक हाइट अचीव की, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये वापस नीचे आएगा। जब ये वापस नीचे आएगा तो ये अपनी एनर्जी वापस किसे दे देगा, स्ट्रिंग को, यानी कि वेव को। तो बेटा यहां से अब जो वेव आएगी वो कैसे आएगी, ये है रिफ्लेक्टेड वेव। ये कौन सी वेव है, ये कौन सी है हमारी, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट। ये कौन सी है हमारी, ये है इंसिडेंट, और ये कौन सी है, ये है रिफ्लेक्टेड। यशिका समझ में आ गया बेटे, हाँ, रिफ्लेक्टेड। अब बोलो इसका एम्पलीट्यूड कैसा है, इसका भी एम्पलीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स, है ना। तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू, ए पॉजिटिव है वही रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ में आ गई, प्लस के एक्स, क्यों, माइनस के एक्स थी जाने की, एक्स की डायरेक्शन चेंज, तो माइनस माइनस प्लस, और एम्पलीट्यूड गैस दोनों में क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से केवल और केवल एक बार दो बार नीट में इक्वेशन भी पूछी गई है कि राइट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स, राइट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड पल्स। आगे बात समझ में, हाँ फेस सेम रहेगा, ठीक है। तो अब ये आ गया समझना। अब यहां पे दूसरा लिखिएगा पॉइंट, अरे खाली लिखो, की पॉइंट लिख लो। हाँ
उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन कहाँ है, ये है ना, ये फेस ऐसे चेंज होगा, उसमें फेस सेम है, ठीक है। हाँ जी, अब लिखिएगा की पॉइंट, इसमें जो आएगा पूछने के लिए वो है, हाँ जी लिखिएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन व्हेन टू स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट थिन स्ट्रिंग, THIN थिन स्ट्रिंग, नंबर सेकंड थिक स्ट्रिंग, THICK थिक स्ट्रिंग, are connected to each other या are joined to each other, are joined to each other, are joined to each other। अब सुनो बेटे यहां पर ध्यान से, देखिए पहले हमने लिया भाई ये तो बाउंड्री थी, अब बाउंड्री को मैंने किससे कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग से। एक मोटी रस्सी है और एक पतली रस्सी है, तो जो हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स में और नीट में भी आ चुका है, सुनो देख लेना मुझे याद, ये मान लिया हमने कैसी स्ट्रिंग है, ठीक, और ये स्ट्रिंग हमारे पास थिन, टेढ़ी हो गई, ये है, ठीक है, और इन दोनों को मैंने अटैच कर दिया एक साथ। ये कैसी स्ट्रिंग हमारी, थिक, ये है थिक और ये है थिन। नाउ द वेव मीन्स पल्स, ऐसे हमने पल्स जनरेट की, तो पल्स जनरेट, एक ही पल्स बना, चलो एक बना दे, ठीक है, ये पल्स जा रही है, तो क्या होगा कि दिस इज द फिक्स बाउंड्री, भाई इस पतली रस्सी के लिए कैसी बाउंड्री है, लेकिन चूंकि बाउंड्री है, खूंटा तो नहीं है, क्या है ये, रस्सी है, तो सम पार्ट ऑफ द वेव इज रिफ्रैक्टेड while some part is reflected। जब यदि हम, सुनो ध्यान से, when the pulse generate in the thin string, तो क्या होगा, यहां से कुछ पार्ट तो ये आ जाएगा वापस, क्योंकि ये फिक्स है, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, फेस को चेंज कर देगा, फिक्स बाउंड्री है, फिक्स बाउंड्री हमेशा क्या करेगी, फेस चेंज करेगी और डायरेक्शन भी चेंज करेगी। साथ में यहां पर जो ये है, ये जो थिन है, ठीक, अबे क्या है ना, ये तो यहां से कुछ पार्ट क्या होगा बेटे, ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ये क्या है, ये याद रखना, ये है रिफ्लेक्टेड और ये है ट्रांसमिटेड। क्या है, तो ट्रांसमिटेड जो रे है, यानी कि ट्रांसमिटेड वेव इन सेम फेज, कैसी रहेगी, इन सेम डायरेक्शन, सेम फेज। जबकि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कैसी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट फेज, ठीक। तो यदि इसकी वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अरे आगे बात समझ में, ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या किया, ये प्रैक्टिकल है, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल है ट्रांसवर्स वेव के। कहीं आप ये सोचो सर जरा इसे प्रूफ कर देना, प्रूफ नहीं करना है, क्या करना है, सीधा सीधा कंसेप्ट समझना कि ऐसा हुआ है, बाय द प्रैक्टिकल। अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, अब हमने रस्सी ले ली ये, ठीक, और इधर कैसी रस्सी है, थिन। नाउ द वेव
पल्स इज टू बी जनरेटेड, बेटा पल्स इसमें जनरेट की, इसकी औकात ही नहीं है कि ये रिफ्लेक्शन शो कर दे। क्या करेगी देवी, तू आगे जा, देवी तू आगे चलिए, केवल ट्रांसमिशन होगा, केवल वेव इज टू बी ट्रांसमिटेड। बस नोट कीजिए फटाफट।